स्थलाकृतियां बनती है। अपवहन क्रिया जो होती है, अपघर्षण क्रिया होती है। अपघर्षण क्रिया जो होती है, उस अपघर्षण क्रिया द्वारा ये सारे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां इसमें ज़्यादातर बन रहे हैं। अपघर्षण क्रिया में होता क्या है, अपघर्षण क्रिया में पवन जब बहती है तो वो बहने के क्रम में या पवन चलने के क्रम में वो क्या करती है कि अपने आसपास में आने वाले चीज़ों को में कटनी छटनी करती है, तोड़ फोड़ करती है। अब तोड़ फोड़ कैसे करेगी, तो इसके साथ बालू कंकर वगैरह वगैरह सब चीज़ वो समाहित होते हैं, तो वो सब जा कर के घर्षण करते हैं। तो घर्षण जो होती है और उससे जो तोड़ फोड़ होती है, उसी क्रिया को अपघर्षण क्रिया कहते हैं। तो पवन के इस अपघर्षण क्रिया के द्वारा जो स्थलाकृति विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, हम लोग वहाँ उनको देखेंगे, उनको समझेंगे और उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। पहला जो स्थलाकृति हम लोग देख रहे हैं वह है बात गर्त। ये बात गर्त क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं। बात और गर्त दो शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है। बात मतलब वायु, गर्त मतलब गड्ढा। मतलब वायु के द्वारा जो गड्ढा बनाया गया वही गड्ढा बात गर्त कहलाता है। ब्लो आउट, इंग्लिश में इसको हम लोग कह रहे हैं ब्लो आउट। अब ब्लो आउट जो है ये कैसे बना, जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे, जब रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, चाहे कुछ लोग घूमने भी गए होंगे, राजस्थान वगैरह था घूमने गए होंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिली होगी। ये जो रेगिस्तानी पोर्शन होता है वहाँ बालू का जो ढेर होता है, कंटिन्यूटी होती है बालू की, तो सतत बालू का जो विस्तार होता है उसमें देखिएगा अप एंड डाउन बना हुआ होता है। बालू का क्षेत्र जो होता है, भाग होता है, जो बालू का मैदान उसको हम लोग कह सकते हैं, वो मैदान अप एंड डाउन बना होता है, कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा होता है। तो वहाँ जो गड्ढा बना होता है उस गड्ढा का निर्माण कैसे हुआ, वह गड्ढा जो बना, वह गड्ढा पवन के प्रवाह के बहाव के क्रम में, पवन जब चलती है तो पवन के चलने के क्रम में बालू उड़ा लिया जाता है और वहाँ से बालू उड़ा लेने के कारण उस तरह का गर्त गड्ढा बन गया। तो वही वह गड्ढा, वह बालुओं का गड्ढा रेगिस्तानी क्षेत्र में, वह बालुओं का गड्ढा जो वात यानी वायु के द्वारा बनाया गया हो, उसे ही हम लोग वात गर्त कहते हैं। ब्लो आउट इंग्लिश में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं छत्रक शैल, इसको कहा जाता है। छत्रक शैल या इसी को गारा भी कहते हैं, इंग्लिश में भी गारा शब्द प्रयोग होता है। और यही जो है मशरूम शब्द भी इसके लिए शब्द संबोधित किया जाता है। मशरूम शहर का प्रयोग होने वाला ये शब्द है। शहरी क्षेत्र में सब्जी के रूप में मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। शहरी क्षेत्र में जो सब्जी के रूप में मशरूम इस्तेमाल करते हैं, ये छाते की आकृति की बनी हुई एक वेजिटेबल होती है और वह वेजिटेबल वाइट कलर का होता है। जो देखे होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को खाते होंगे और कहते होंगे कि मशरूम बहुत प्रोटीन युक्त भोजन होता है। तो वो मशरूम जो होता है उसकी आकृति छाते की तरह होती है। गाँव में इसको जो है, जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो लोग उसको कुकुरमुत्ता का पौधा कहते हैं। वो ऐसे ही कहीं भी जम जाती है, खेतों वगैरह में जो है सो जम जाती है और वो छाते, उजले कलर की छाते की आकृति का पौधा होता है। तो गांव में उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, शहर में उसका इंग्लिश नाम हम लोग मशरूम कहते हैं। और गांव में लोग उसको नहीं खाते हैं, लेकिन शहर में वो चीज़ जब आता है उसी को बढ़िया से सब मॉडिफाई करके जब वो चीज़ लाया जाता है तो उसको सब लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। वही मशरूम की बात हम लोग कह रहे हैं। उसकी जो आकृति होती है, उसी आकृति की जो हम लोग चट्टान को देखते हैं, यानी चट्टान का वह स्वरूप जो मशरूम की आकृति का बन जाता है, उसे ही छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक शैल मतलब वह शैल जो छाते की आकृति का हो, उसे छत्रक शैल कहते हैं। यहाँ छत्रक शैल यानी छाते की आकृति वाली इस शैल में का निर्माण कैसे हुआ, आपके पास प्रश्न बनता है। तो सबसे पहली बात हमने जस्ट अभी जो आपको बताया है, अपघर्षण क्रिया। अपघर्षण, पवन के अपघर्षण क्रिया, इंग्लिश में इसको अब्रेशन कहते हैं। अपघर्षण के लिए शब्द प्रयोग होता है अब्रेशन। तो ये अब्रेशन क्रिया जो पवन की है, इस अब्रेशन क्रिया, अपघर्षण क्रिया के कारण जो कमजोर चट्टान होता है
ऐसे किसी भी चट्टान का कमज़ोर चट्टान का भाग जो होता है वह टूटता चला जाता है और टूटते टूटते उसका कठोर चट्टान बचा रह जाता है और वह चट्टान छाते की आकृति का हो जाता है। तो इसी चट्टानी स्वरूप को जो है वो छत्रक शैल कहा जाता है या गारा कहा जाता है या इंग्लिश में मशरूम कहा जाता है। अगला हम लोग टॉपिक लेते हैं ज़्यूगेन। ये ज़्यूगेन जो है, ज़्यूगेन का भी निर्माण जो है ये भी जो होता है ये इसी अपघर्षण क्रिया के द्वारा ही होता है, यानी इंग्लिश में अब्रेशन क्रिया के द्वारा होता है। अब अब्रेशन क्रिया या अपघर्षण क्रिया, इसमें फिर अब क्या आकृति बनेगा, यहाँ भी चट्टान का स्वरूप ही है। जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा छाते की आकृति का बना, अब वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दावात नुमा आकृति बन जाती है। दावात ये पहले जो था, जो लेखनी के लिए प्रयोग किया जाता था, वो लेखनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंक का पॉट उसको कहते हैं। इंक पॉट भी आप पढ़े होंगे बचपन में कि आई से इंक पॉट होता है, हिंदी में पढ़े होंगे द से दावात होता है, बचपन में ये सब चीज़ पढ़ने को मिला होगा। और एक दावात की आकृति बनाई जाती थी जिसके अंतर्गत इंक रखा जाता था कलम का, और उसी में से कलम में इंक भर करके लोग लिखते थे। पहले उससे पहले उसमें इंक का पॉट होता था जिसमें से लोग डुबा डुबा कर, लकड़ी का पेन होता था जिससे डुबा डुबा कर लोग लिखने का काम करते थे। वही इंक पॉट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की आकृति बनती है पवन के अपघर्षण क्रिया द्वारा, जब कोई चट्टानी भाग, कोई चट्टान का स्वरूप कटते हुए और कट छट कर दावात की आकृति का बन जाता है तो इसे ज़्यूगेन कहते हैं। यानी इसका निर्माण, ज़्यूगेन का निर्माण अपघर्षण क्रिया, इंग्लिश में अब्रेशन कहेंगे, अब्रेशन क्रिया के द्वारा होता है। और ये स्थलाकृति कैसी होती है, तो दावात की आकृति की होती है। ज़्यूगेन का निर्माण कैसे हुआ, अपघर्षण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा, तो अपघर्षण क्रिया द्वारा। और किया कौन, तो पवन ने किया। तो क्वेश्चन बनता है कि पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति निम्न में से कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहाँ ज़्यूगेन बता सकते हैं अगर और ऑप्शन में हो तो। या ज़्यूगेन किस प्रकार की स्थलाकृति है, किसके द्वारा निर्मित होती है, तो ज़्यूगेन का निर्माण पवन के द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा होती है, तो अपघर्षण या अब्रेशन क्रिया के द्वारा होता है। ये ज़्यूगेन की बात थी। आगे हम लोग चलते हैं, फिर यारदांग पर जाते हैं। यारदांग का निर्माण कैसे होता है। अब यारदांग देखेंगे, यारदांग जो है ये भी वही चट्टानी भूभाग है। अब ये चट्टान का जो स्वरूप है, यहाँ पर जब पवन का प्रवाह होता है, पवन का बहाव होता है, तो उस क्रम में फिर वो अब्रेशन क्रिया करती है। अब अब्रेशन क्रिया उसके द्वारा जो होता है या अपघर्षण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, चट्टान का स्वरूप अब कैसा बनेगा, तो नाली नुमा बन जाता है। नाली नुमा मतलब देखेंगे ये सब पोर्शन जो है ये कठोर चट्टान यहाँ पर बचे हुए हैं और ये सब कठोर चट्टान बचे हुए हैं और यहाँ बीच वाला पोर्शन सब जो है ये गड्ढा गड्ढा हो गया है। मतलब ये खाली एकदम नाली नुमा छेद छिद्र टाइप का, बड़े होल टाइप का ये बन गया है और बाकी साइड से ये आपको यथावत चट्टान बचा हुआ है। कठोर चट्टान बचा है, कोमल चट्टान जो इसमें से वो सब निकलते चला गया था। तो अब ये जो आकृति बनी, ये आकृति इस प्रकार की जो आकृति है इसके लिए यारदांग नाम का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में यारदांग ही नाम प्रयोग किया जाता है। ये यारदांग यानी फिर से हम लोग एक बार गौर करेंगे, यारदांग का जो निर्माण होता है वो पवन के कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो पवन के अपघर्षण क्रिया के द्वारा होता है। यारदांग का निर्माण पवन के अपघर्षण क्रिया द्वारा होता है, इंग्लिश में अब्रेशन क्रिया द्वारा होता है। इसमें होता क्या है, तो चट्टान का वह भाग जो बीच में नाली नुमा आकृति धारण कर लेता है और बाकी साइड से वो कठोर रूप में खड़ा रह जाता है, इसे ही यारदांग कहते हैं। यारदांग के बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, इंसेलबर्ग। ये इंसेलबर्ग क्या होता है। अब इंसेलबर्ग, इसको हिंदी में गुंबदाकार टीला कहा जाता है। इंसेलबर्ग का नाम ही गुंबदाकार टीला भी कहते हैं, तो सीधे गुंबदाकार टीला भी दे सकता है या इंसेलबर्ग ही देता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंसेलबर्ग कहते हैं। तो इंसेलबर्ग पूछता है कि इंसेलबर्ग किस प्रकार की आकृति है, तो इंसेलबर्ग पवन के द्वारा बनने वाली चट्टानी आकृति है। अब इसमें चट्टान का स्वरूप कैसा होगा, तो देख रहे हैं एक स्तंभ के रूप में खड़ा हो गया है, गोले स्तंभ के रूप में ये खड़ा हो जाता है। अब जब ये गोले स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाता है,
यानी क्या होगा कि इसका जो कमज़ोर पोर्शन है, जितना कमज़ोर पोर्शन है वो धीरे धीरे कटता जाएगा। अपघर्षण क्रिया यहाँ भी होगी, अब्रेशन की क्रिया इंग्लिश में। ये अपघर्षण क्रिया मतलब ये कठोर चट्टान जो है खड़ा रहेगा, कठोर चट्टान बचा रह जाएगा, और जो बाकी कोमल चट्टान है उन सब चट्टानों को पवन के बहाव के क्रम में वो सब टूटते फूटते जाएंगे, टूटते फूटते एकदम हो सकता है चिकना भी एकदम हो जाए। बार बार इस पे घर्षण हो रही है तो चिकना भी हो सकता है। अब ये टूट फूट करके जब एकदम खरे स्वरूप में गुंबद की आकृति धारण कर लेता है, कोई भी चट्टानी भाग जब गुंबद के आकार में खड़ा रहता है, खड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को इंसेलबर्ग कहते हैं, या हिंदी में गुंबदाकार टीला कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंसेलबर्ग के रूप में ही। ज़्यादातर जितने भी पूछे गए हैं ये सब इंसेलबर्ग के ही रूप में पूछे गए हैं कि इंसेलबर्ग क्या होता है। बना किससे? अपघर्षण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? तो पवन के अपघर्षण क्रिया द्वारा एक खड़ी आकृति होती है चट्टानों की जो गुंबद के रूप में दिखाई देती है, इसे ही इंसेलबर्ग कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं बरखान। अब ये बरखान क्या होता है? बरखान या इसी को हिंदी में चंद्राकार टीला भी कहते हैं। ये जो स्वरूप होता है, यहाँ अब निक्षेपण की क्रिया होगी। ये निक्षेपण की क्रिया कैसे होगी? जैसे बालू जो है, पवन जो है बालू को उड़ा उड़ा कर ले जाएगा, और उड़ा उड़ा ले जा कर के कहीं जमा करता जाएगा। तो जब उड़ा कर ले जा कर के उसको जमा करेगा, तो जमा करते करते वो जो आकृति बनेगी वो चंद्रमा के आकृति का बन जाएगी। आधी चंद्रमा जो जैसे वो स्टार्टिंग वाला जो प्रारंभिक चंद्रमा होता है उस टाइप के आकार का बन जाता है, मतलब ऐसी आकार धारण कर लेती है। तो जब इस आकार में पवन जो है आकृति बनाती है बालुओं से, तो वह आकृति चंद्राकार टीला या बरखान के नाम से जाना जाता है। इसका क्या क्या फीचर होता है? जैसे देखिए बरखान जो होगा, ये बालू जो जमा होगा तो ऐसे जमा होगा, मतलब बीच में ऊंचा पोर्शन होगा और साइड साइड से ढालुआ पोर्शन होगा। तो ये बीच वाला ऊंचा पोर्शन और साइड साइड से ढालुआ पोर्शन ऐसे बनता चला जाता है, जमा होते जाता है। गांव में जिन लोगों ने धान का ओसाना देखे होंगे, मतलब धान जब ओसाया जाता है हवा में तो उसको जो जमा करते हैं वो कंटिन्यूटी में एक जगह जब गिरता है तो आप देखेंगे वो ऐसे ही जमा होता चलता है, बीच में ऊंचा होता है और दोनों साइड साइड से ढालुआ होता है, कंटिन्यू ऐसे जमा होते चला जाता है। वैसे ही आकृति हमारी यहाँ बरखान की बनती है, मतलब बालुओं को कंटिन्यूस ला करके और एक स्थान पर किसी स्थान पर जब पवन जमा करते चली जाती है, तो उस जमा करने से, बालू को जमा करने से जो एक स्थलाकृति बनती है, उसी स्थलाकृति को बरखान कहते हैं। ये स्थलाकृति चंद्राकार रूप में तैयार होती है। इसके बाद हम लोग एक लास्ट पवन का लेते हैं। पवन द्वारा जो लास्ट आकृति बनाई जाती है जिसे लोएस कहा जाता है। ये लोएस क्या होता है? लोएस का मैदान भी शब्द प्रयोग होता है। जब हम लोग मैदान पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग बताएंगे लोएस का मैदान, एक टॉपिक फिर हम लोग वहाँ पर भी लाएंगे। अब लोएस के मैदान में क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ? जैसे देखिएगा पवन जो है ये प्रारंभिक स्थल है, मतलब प्रारंभ का भूभाग है मिट्टी वाला भूभाग। अब बार बार रेगिस्तान के किनारे अगर कोई मिट्टी वाला भूभाग है तो वहाँ पर पवन, जब पवन का प्रवाह होगा, अपवहन होगा, या फिर वहाँ जब वो चलेगी तो चलेगी, चलते चलते अपने साथ जितना बालू, जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे कि गर्त बनाए तो यहाँ से बालू उड़ा कर कहीं ले गई हो। ये जो बालू उड़ा करके वो बार बार ले जा रही थी, तो ले जा करके वो कहीं ना कहीं फिर उसको जमा कर रही है। ये कहीं ना कहीं जो जमा कर रही है, ये जमा करते करते एक मैदान का स्वरूप तैयार कर देती है। अब वह जो मैदान बनता है वो पूरा मैदान किससे बना? बालू से बना है। समतल भूभाग बन जाएगी, मैदान बन जाएगी जो बालू का बना हुआ होगा। इसी मैदान को, इसी मैदानी भाग को लोएस नाम से जाना जाता है, या लोएस के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो लोएस वह मैदानी भाग है जो बालू द्वारा निर्मित होता है, और बालुओं को मैदान में ला करके, समतल भूभाग में मैदानी भाग में ला करके जमा करने से जो एक आकृति बनती है उसे ही लोएस के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से इसको फटाफट हम लोग देख लेंगे। बालू से ये जो बनी, इसे निक्षेपण क्रिया के द्वारा हम लोग जानेंगे। निक्षेपण मतलब बालू को ला करके फेंक देने की क्रिया है ना, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो सेडिमेंटेशन क्रिया द्वारा पवन के जो आकृति बनी वो लोएस कहलाती है। ये हम लोगों का था पवन द्वारा बनने वाली विभिन्न प्रकार की